जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के स्टूडेंट? कल हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन। अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मेरी आवाज़ का कंफर्म करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 आज हम लोगों ने करना है। जी स्टूडेंट्स मुझे बताएं, अरे आवाज़ आ रही है आपको? गुड है, ओके। चले हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी ये वही वाला है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नहीं पेपर, स्प्रिंग 2019 और क्वेश्चन नंबर 3। जी स्प्रिंग 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 है और लेट्स स्टार्ट। कहते जी कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक निकालना है, वैल्यू ऑफ आर्मवेल लिमिटेड एंड इट्स इक्विटी। अच्छा जी, इक्विटी भी फाइंड करनी है यूजिंग अ फ्री कैश फ्लो to the firm model during the high growth and stable stage. Round off the value of WACC to the nearest decimal place. जी बच्चे आपको इजी लग रहा है, कोई पता नहीं बाकी कुछ लोग हों वो परेशान हो रहे हो। मुझे पता है ये इजी है, सिंपल, इसमें वैक भी इजी है और कैलकुलेशन भी इजी है। चलें मीनवाइल हम अभी फिलहाल स्किप कर देता हूँ मैं इसको, लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स हैं तो बताना, मैं वापस इससे आ जाऊँगा, कोई इशू नहीं है। मैं निकाल नहीं रहा, लेकिन ये है कि हम लोग वापस इसके ऊपर आ सकते हैं। आप लोग मुझे बता देना, एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ के ज़रा क्लियर हो जाएगा बाकी सब लोगों को भी कि इसमें करना क्या है। ठीक है, चलें पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, जैसे कैलकुलेटेड द वैक निकालना है और इक्विटी यूजिंग फ्री कैश फ्लो मेथड, और वैक को कहता है नियरेस्ट डेसिमल प्लेस के ऊपर राउंड अप करता है। Farmland Limited has been operating good business for the last many years and is planning to enhance its capacity that will result in high growth in sales for the first 5 years and leading to the stable growth from the 6th year and onwards. Financial information in the company of the current year are as follows. Revenue दिया हुआ है जी, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ईयर 1 में दी हुई है 10 और ईयर 2 to 6 यानी कि हर साल 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट भी है। फिर डेप्रिसिएशन है, मार्केट वैल्यू दी हुई है, बुक वैल्यू दी हुई है शेयर कैपिटल की, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दी हुई है, एस्टिमेटेड इक्विटी बीटा दिया हुआ है, नॉन नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है हर साल, ये भी करेंगे 8.5% ऑफ सेल्स, या टैक्स रेट दिया हुआ है रिस्क-फ्री रेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, ये RM हो सकता है हम लोगों का, अगर RM नहीं दिया हुआ तो 6 months कराची साइबर 13.5 और स्प्रेड ओवर डेट। अच्छा डेट जो होगा 13.5 और 2.5 ये बन जाता है 16%। ठीक है, ये स्प्रेड है डेट के ऊपर। The net income, depreciation, interest expense, sales and expected to grow at 10% per year for the next 5 years and then will grow 5% each year for the in year 6 and onwards. ठीक है जी, पहले 5 साल 10% ग्रोथ है, उसके बाद 6 ईयर में 5% और उससे आगे 5% हो जाएगी, स्टेबल ग्रोथ हो जाएगी।
The weighted average cost of capital for the 6 year and average projected 25%. ये weighted average cost of capital वहाँ से आगे जो है छठे साल से आगे वो 25% है। ठीक है, क्वेश्चन तो आसान से ही लग रहा है, कह रहे वैट निकाल दो, आपके पास 16% है, ये इसमें टैक्स माइनस करके वो लें। वेटेज देखें कितनी है, वो आपको मार्केट वैल्यू दी हुई है, डेट की भी मार्केट वैल्यू है आपके पास और मार्केट वैल्यू इक्विटी की भी है आपके पास। तो कहानी तो सिंपल सी है, पहले तो वैट निकल आएगा और फिर सिंपल आप लोगों ने उसकी वैल्यू निकालनी है ऑन क्या कहते हैं उसको, फ्री कैश फ्लो मेथड। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, आप लोग देख लें, अगर इसको करना है तो हम कर लेते हैं, और अगर स्किप करना होगा तो कर देंगे। मैं अगला क्वेश्चन मीनवाइल देख लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा ना इसके बाद, या चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर नमाज की हल्की सी ब्रेक कर लेते हैं और फिर वापस आकर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। कहते जी, डिटरमिन द एप्लीकेबल कूपन रेट ऑन द फुली सब्सक्राइब न्यू डेट इशू एंड एडवाइज ऑन द क्राइटेरिया ऑफ सेटिंग द स्प्रेड। ठीक है, और कहते हैं वैल्यूएट द करंट एंड रिवाइज मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज डेट एंड चेंज इन इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक हो गया। कहते हैं Omega Refinery is considering to raise new capital of 800 million through raising new bonds in the market for setting up a new project. The debt will be matured in 4 years' time. The market capitalization of the company equity is 2.4 million. Equity की है with gearing ratio of 25%। ठीक हो गया। This new issue would be ranked for payment in the event of default। ठीक हो गया। Equally with the company's other long-term debt। ठीक, the credit rating of the Omega Refinery is AA+ और लॉन्ग टर्म लोन के लिए A+ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन के लिए AA+ है और शॉर्ट टर्म लोन के लिए प्लस है। The company's current debt bears an average coupon rate of 13%। ये current debt के ऊपर है, having 3 years maturity and effective rate applicable is 29% tax के लिए। As indicated by the current yield curve, the government treasury yield will be 13.5% for the first 2 years, risk-free rate है, which will appraise to 13.8 in the third year, ultimately reaching to 14%। ठीक हो गया। In the fourth year, ये ऐसा ऐसा appraise होकर चौथे साल में 14% तक पहुंचेगा। The embedded credit risk spread is estimated to be 50 basis points, 50 basis points, 0.5 यानी कि A++ के ऊपर। It was suggested by the company's lead arranger that 95 basis point spread will ought to be offered as a guarantee for issued proceeds to be underwritten by the institutional client। ठीक है, अच्छा जी, वो ये कह रहा है, क्वेश्चन फिर पढ़ लेंगे, लेकिन वो ये कह रहा है कि आपने कूपन रेट फाइंड करना है कि क्या होगा। ये तो सिंपल सा है, हमें रिस्क दिया गया और उसने कहा है कि कूपन रेट आप 95% रखें, मेरे ख्याल में तो ऐसे ही होना चाहिए। देख लेते हैं कि कितना आएगा। 14% दिया हुआ, सॉरी। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा है कि करंट और रिवाइज मार्केट वैल्यूएशन देख लेते हैं। चले, आप लोग ऐसा करें, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं नमाज का और फिर आके इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो नमाज ब्रेक हम 7:07 में 7:17 पे वापस आए।
थीटा, या जी वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। अभी मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था। इस क्वेश्चन में मुझे एक इश्यू लग रहा है। मैं उस इश्यू को देख लेता हूँ। पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वापस इसके ऊपर आता है, ठीक है। इस वजह थोड़ा सा एक चीज़ मुझे इसके अंदर यहाँ पर तंग कर रही है, और फिर हम लोग इसको वापस देखते हैं। डोंट वरी, ठीक है। चलें पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन को। अच्छा जी, ये उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है सेम पेपर का। और इस क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट ए में कहता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है कि हम लोगों ने ऑप्शन ली है टू बाय, ठीक है ना। कॉल ऑप्शन हैज एन exercise price of 80 and it is at expiration. The option costs rupees 4. ऑप्शन की कॉस्ट है 4 रुपए एंड द अंडरलाइंग स्टॉक ट्रेड फॉर 85। 80 का हमने वो ऑप्शन दी थी, 4 रुपए हमने उसकी कॉस्ट दी है, और 85 का इस वक्त वो ट्रेड हो रहा है। Assuming a perfect market, how you would respond if the call is an American option? State exactly how you might transact. How your answer would differ from option European. ये तो एक सिंपल सा थ्योरी का सवाल लग रहा है मुझे, तो ये न्यूमेरिकल तो है भी नहीं। सिंपल सी बात है, 80 का आपने ये लिया हुआ था, इसको तो आपको सिर्फ लिख के बताना पड़ेगा कि 80 का आपने लिया हुआ था, 4 रुपये आपकी कॉस्ट है, यानी कि आपकी टोटल कॉस्ट जो बन रही है वो टोटल कॉस्ट आपकी बन रही है 84। मार्केट में ये 85 का बिक रहा है, आपको फिर भी नेट 1 रुपया ये गेन होगा, तो आपको ये कर लेना चाहिए, इसमें कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपल बस आपने यही बताना है कि इसमें हम लोगों को क्या देखना चाहिए। अच्छा, ऊपर से बात जो थी ये अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन की, तो मेरे ख्याल में इनकी जो ये एक्सरसाइज करने की ऑप्शन होती है ना, ये बिल्कुल सेम होती है, तो इनमें कोई फर्क नहीं होता। अमेरिकन ऑप्शन इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना, इनका कोई अफेक्ट नहीं होगा आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आपने ट्रेड करना है, इसको कब लेना या नहीं लेना। अमेरिकन और वो सेम है, ये बिना वजह आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए सिंपल आप लोगों को 4 नंबर दिया गया और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट पार्ट बी में वो कहता है एज अ मैनेजर ट्रेजरी ऑफ एमरोज लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the gain or loss as a result of transaction based on the following scenarios during the period of 3 months if the home currency देख लेते हैं क्या है, appreciates by 5%, depreciates by 3.5, remains stable। अच्छा जी, अगर होम करेंसी ऐसे हो गई तो हम लोगों को फायदा होगा या नुकसान, उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। Ambrose Limited is a Pakistan-based company that exports goods to the United States of America. The company expects to receive a payment of $600,000 on a shipment of goods in 3 months. 3 महीनों के अंदर हम लोगों को ये एक 6 लाख डॉलर मिल रहे हैं। As the payment will be made in US dollars, therefore, the company wants to hedge against any fluctuation in the value of Pak rupee over the next 3 months. ठीक हो गया। The short-term rate of Pak rupee is 12.85% and US dollar rate 2.25%. Short-term rate ये interest rate है short-term का, वो बताएगा कि पाकिस्तान में 12.85 है और डॉलर का उधर है 2.25। करंट स्पॉट रेट जो है वो है 1 रुपए के ऊपर $0.0006 मिलेंगे, ठीक है। ये उलट रेट उसमें दिया हुआ है, यानी कि 1 रुपए का अगर हम डॉलर्स खरीदने जाएं तो 0.006 मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, और अब वो कह रहा है कि अच्छा जी, अगर होम करेंसी मीन्स पाकिस्तान रुपया 5% बढ़ जाए क्या हो जाए, हम तो हेज करेंगे और हेज करने के बाद देखेंगे प्राइसेस अगर इंक्रीज हो जाएंगी तो हम लोगों को फायदा क्या नुकसान क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी 3 4 5 7 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें कि इसमें ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी दिया हुआ है, तो फॉरवर्ड रेट हम लोग 3 महीने का निकाल सकते हैं।
और 3 महीने का रेट निकालना है तो हम 3 महीने का ये ले लेते हैं इंटरेस्ट। ये साल का इंटरेस्ट होगा, हम 3 महीने का हम वैसे अगर मैं 3 महीने का कैसे लूँगा आप लोगों को मैं बताता हूँ। सिंपल हमारा ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट है अगर 12.85%, तो इसको 3/12 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3/12 या 1/4, या आप लोगों का 3 महीने का रेट है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है कि ये रेट कैसे निकालते हैं। वैसे मैं ये कह रहा था कि अगर हम पाकिस्तान का और यूएसए का इंटरेस्ट रेट ना भी निकालें 3 महीने का 2.25 इंटू 3/12, इनकी रेशो तो वही रहनी है जैसे कि हम लोगों का इंटरेस्ट रेट पैरिटी का जो फार्मूला था, इंटरेस्ट रेट पैरिटी हमने पढ़ा था, और इंटरेस्ट रेट पैरिटी में हमारा फार्मूला था फ्यूचर स्पॉट रेट इज इक्वल टू करंट स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फर्स्ट करेंसी इन्फ्लेशन थी, वो इन्फ्लेशन दूसरा पैरिटी थी। अब ये जो है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आता है डिवाइडेड बाय 1 प्लस सेकेंड करेंसी इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला था बता। अब यहाँ पर हम लोगों का इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में ज्यादा है, तो हम लोगों का पाकिस्तानी रुपी जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। नहीं सॉरी, पाकिस्तान में ज्यादा है रेट, तो हम लोगों का ये इंटरेस्ट रेट डॉलर में कम मिल रहा है, पाकिस्तान वाले जरा ज्यादा रेट दे रहे हैं, तो डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो रहा है। अभी 1 रुपए के अगर $0.006 आते हैं, तो फ्यूचर में 1 रुपए के कुछ कम डॉलर हम लोगों को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डॉलर में हम लोगों की डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और पाक रुपये अपनी कदर छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें रेट ज्यादा हुआ था। ठीक है, अच्छा। इसी तरह इन्फ्लेशन में भी होता था कि इन्फ्लेशन जिसमें ज्यादा होती थी तो हम कहते थे कि उसका वो स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है, जिसमें इन्फ्लेशन कम होती है वो स्ट्रेंथन हो रहा होता है। सेम इज द केस विद आवर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अच्छा। अभी देखें, अभी हम लोग इसको, मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि अगर मैं ये 4 पे डिवाइड कर भी दूं या 4 महीनों का निकाल भी दूं, तो भी ये जो ये चीज बनती है हम लोगों की ये वाली हमारी रेशियो सेम रहेगी दोनों को डिवाइड करने से। ठीक है, बहरहाल हम क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आप लोगों ने इसको 4 पे डिवाइड करना है तो भी कर लें, मेरे ख्याल में इसमें कोई फर्क इतना ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि रेशियो सेम है। ठीक है, बहरहाल क्योंकि उसमें 3 महीने का कहा हुआ है और इस तरह किया हुआ है, तो हम निकाल लेते हैं तो बेहतर होता है। मैं एक दफा एक्सेल खोल लूँ और उसके साथ फिर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, कहानी ये है कि 12.85 है प्लस 12.85 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये 3.212 बनता है। 12.85 या 3.212 और 2.25 ये बनता है 0.5625। ठीक है, अच्छा। अब हमने आज का करंट रेट उसने दिया हुआ है, हम 3 महीने का फ्यूचर रेट किस पे बुक करेंगे हम वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये कहते हैं हम लोगों का फॉरवर्ड रेट क्या होगा, करंट रेट है 0.006 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पर मैंने आपको समझाया था उस वक्त भी कि फर्स्ट करेंसी सेकंड करेंसी के चक्करों में मत पड़ना। अभी आपको ये पता है कि यहाँ पर एक अमाउंट डिवाइडेड बाय दूसरी अमाउंट होनी है। ठीक है,
और आंसर आपका 0.06 से कम आना चाहिए, ऐसे ही है। तो आंसर आपका 0.06 से कम कैसे आएगा? आपका आंसर 0.06 से कम ऐसे आएगा कि आपकी बड़ी अमाउंट जो है वो ऊपर आएगी और छोटी अमाउंट जो है वो नीचे आएगी। इस तरह से आपका आंसर जो है वो 0.06 से कम हो जाएगा। ठीक है, हम करके देख सकते हैं क्या आंसर आएगा। +1.03212 divided by +1.00562। हमारी सॉरी, मैं फिर गलत कह गया। हमारा आंसर इससे कम होना चाहिए, यस। तो हम लोगों का छोटी अमाउंट ऊपर आएगी, 0.005625। ये मैं परसेंटेज में ले रहा हूँ, ये परसेंटेज है। ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है, क्योंकि ये परसेंटेज है। तो मैंने अब इनको इस तरह ले लिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3.212 है, तो ये आ जाएगा 0.03212। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस 1.0051625 और प्लस 1.03212, this divided by this और this multiplied by 0.006। आपके पास आंसर आता है फ्यूचर रेट 0.00584। ये आपका फ्यूचर का स्पॉट रेट आ गया। उसने ये कहा है, अब आप ना इसके ऊपर अपने आप को हेज किया हुआ, ठीक है। उसने आपसे ये कहा है कि क्या होगा अगर करेंसी एप्रिशिएट हो जाए 5% या डेप्रिशिएट हो जाए 3% और सेम रहेगा, तो हम लोगों को क्या फायदे होते रहेंगे या नुकसान होंगे। तो पहला केस होगा, इफ करेंसी एप्रिशिएट बाय 5%, अगर हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती है 5% में, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों का जो हेज है उसके हिसाब से हम लोगों को मिलेगा क्या। हमारा हेज हुआ है ये वाला पैसा, ठीक है। तो $6 लाख आने हैं, ₹1 का $0.00584 बनता है। तो अगर हम इसको 0.00584 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लस 600,000, ये बनते हैं 102,681,904, 102,681,905। ये इतने रुपीज बनते हैं अगर हम लोगों की ये हेज रखी है, ठीक है। लेकिन अगर हम हेज ना करते, इफ अनहेज, तो फिर हमारे पास रेट क्या होना था, हमारे पास रेट होना था 0.006 और इसके अंदर एप्रिसिएशन होनी थी 1.05 की, तो रेट हो जाता हमारा 0.006 मल्टीप्लाई बाय 1.05, ये हो जाना था 0.0063, ठीक है। और फिर अगर हम करते 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.0063, तो ये बनता हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 0.0063, ये बनते कुछ 952380959
8095। ठीक है, हाँ जी क्वेश्चन। अच्छा जी, फर्स्ट एंड सेकंड करेंसी मैं बिल दोबारा बताता हूँ। इसको जरा हम लोग देख लें कि हम लोगों को फायदा हुआ या नुकसान। जाहिर बात है अगर हम छोड़ देते, हज ना करवाते तो इतनी रसीद होनी थी हमारी, अभी हमारी इतनी रसीद हो रही है। इसका मतलब है कि हम लोगों को इसमें गेन हुआ है हेजिंग से, और वो 74438 के करीब हुआ है। राउंड ऑफ एरर्स आ सकते हैं क्योंकि मैं एक्सेल के ऊपर कर रहा हूँ, मैं फिर आपको बता रहा हूँ एक्सेल के ऊपर पूरी राउंड होके अमाउंट्स मल्टीप्लाई भी हो रही है और पूरी राउंड होके ये 0.00584 तक मैंने लिया हुआ है। ये 584 से आगे 3289 सारा कुछ होगा। तो ये मेरे आंसर्स जो हैं क्योंकि मिलियंस में है 102 मिलियन, ये पॉइंट्स भी छोटे छोटे पॉइंट्स भी फर्क डाल रहे होंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा कि आपकी कैलकुलेटर पे 4 डेसिमल प्लेस जो होंगे उस पे शायद ये आंसर ना बन रहा हो, लेकिन आंसर आपको समझ आना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ राउंडिंग ऑफ एरर हो सकते हैं और कुछ नहीं। ये हम लोगों को गेन हुआ है थ्रू हेजिंग। फर्स्ट करेंसी सेकंड करेंसी का मतलब ये है कि हम लोगों ने देखो, हम लोगों की पाकिस्तान के अंदर रेट ज़्यादा है और डॉलर के अंदर रेट कम है। इसका मतलब है डॉलर जो है वो हमारा पाकिस्तानी रुपी जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है और डॉलर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम लोगों को 1 रुपए के $0.006 मिलते थे। इस सिनेरियो में फ्यूचर में जाते हुए ये वाले रेट्स देखते हुए हम लोगों को फ्यूचर में 1 रुपए के $0.006 नहीं मिलेंगे, उससे कुछ कम डॉलर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसका ये मतलब हो गया कि जब आप लोग अपना फार्मूला लगाएंगे, ये साइंस हमने डिस्कस कर ली, अब हम लोग अपना फार्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर 0.006 से कम होना चाहिए, ये पक्की बात है। ठीक, तो अब हम लोगों को कुछ कम डॉलर मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर, अगर आप लोगों को घटा नहीं लगता इसका, तो आप ये कॉमन सेंस से देखो कि क्या चीज़ ऊपर रखेंगे और क्या चीज़ नीचे रखेंगे तो आंसर थोड़ा आएगा। अगर आप गलती से ये ऊपर और ये नीचे रख दोगे तो आपका आंसर 0.006 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि लॉजिकली नहीं समझ आता, ऐसे नहीं होना चाहिए। 0.006 से आंसर ज़्यादा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, डॉलर ज़्यादा नहीं मिलेंगे हमें, डॉलर और कम मिलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट करेंसी और सेकंड करेंसी का मैंने बताया। अच्छा जी, ऑप्शन 2 में वो कहता है कि हमारा रुपया एप्रिशिएट हो जाए अगर 3.5% से। अच्छा जी, वो भी देख लेते हैं। अगर हेज करेंगे तो हम लोगों को 102,681,905 तो मिल ही रहा है। सेकेंड में इफ करेंसी होम करेंसी depreciate by 3.5%, या 3.5%। तो फिर वैसे ही कर देते हैं। हमारी हेज रिसीट क्या होगी, हमारी हेज रिसीट है 102,681,905, ये हमारी हेज रिसीट है। और हमारी अनहेज्ड रिसीट क्या होगी, वो थी जी 0.006, और 3.5% कम का मतलब है कि ये 96.5% से चला गया ना, मल्टीप्लाई बाय 0.965, तो कितना बनता है 0.006 इंटू 0.965 प्लस 0.006 इंटू 0.965, 0.005 नहीं, हाँ 0.00579। ठीक है,
तो फिर हम लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं? 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.00579, ये कितने बन जाते हैं? ये बनते हैं जी 103,626,943, 103,626,943। जाहिर बात है अगर मेरा रुपया डेप्रिशिएट होगा तो मुझे तो डॉलर आने हैं, और डॉलर आएंगे और जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा रुपए मिल जाएंगे क्योंकि पैसा तो डेप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो यही कहती है। और फिर हम लोगों को फायदा होना था जो कि नहीं हुआ क्योंकि मैंने तो हेज किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर लॉस हुआ है जिनसे। पाकिस्तान के हालात के मुताबिक तो हमें हेजिंग करनी नहीं चाहिए, हमारा पैसा तो नीचे ही जाता है जितने भी है। अगर हम लोगों को आज $200 मिल रहे हैं वो 3 महीने बाद मिलेंगे, उनकी प्राइस ज़्यादा ही होगी, इसलिए हमें तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी हेजिंग एक टेक्निक है, वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, 102,681,904 पॉइंट था माइनस 103, हम लोगों को 945038 का तकरीबन लॉस हुआ। 945038, ये तकरीबन हम लोगों को इसका लॉस हुआ है अगर हम लोग इसको डेप्रिशिएट हो जाता हमारा रुपया। तीसरा वो ये कहता है कि अगर ये डेप्रिशिएट ना होता, ना ही ये एप्रिशिएट होता और ये सेम रहता, ऐसे ही था ना, या रिमेन स्टेबल, अगर ये स्टेबल रहता सकता था, तो इफ होम करेंसी स्टेबल, तो हम लोग हेज रिसीव क्यों नहीं थी हमारी, वो तो उतनी थी। हेज रिसीव थी हमारी 102,681,905, और हमारी अनहेज्ड जो होनी थी फिर वो सेम रही है, तो अब वो हमारी 0.006 ही रही। तो ये अगर मैं डिवाइड करूँ मिलियन के हिसाब से आना चाहिए, डिवाइड बाय 0.006, हाँ जी, तो ये बनता है हमारे पास 100 मिलियन, ये आपके बनते हैं 100 मिलियन। इस केस में भी अगर वो सेम भी रहता, अगर वो सेम भी रहेगा और एप्रिशिएट करेगा तो मुझे फायदा हो रहा है, वरना मेरे हेजिंग से मुझे नुकसान होता है। यहाँ पर मुझे 2681905 ये गेन हुआ। ठीक है जी, ये हेजिंग से हम लोगों को गेन होता है। अच्छा जी, ये था जी सिंपल सा क्वेश्चन इसका, और ये इसका आंसर था। कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है तो पूछते हैं। बस ये अभी मेरा नहीं ख्याल कि कल लेक्चर हो सकता है, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ रहा है, कल लेक्चर नहीं करेंगे। हाँ मैं देखता हूँ एक क्लास में 20 बाय करता हूँ,
नेक्स्ट मेरे ख्याल में मैं 1 या 2 क्लासेस ही ले सकूँगा और मज़ीद, और उसके बाद फिर हम लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। वैसे ही 31 अगस्त तक हमने ख़त्म करना था, तो नेक्स्ट में मैं एक लीज और बाय का क्वेश्चन कर सकता हूँ। ठीक है, हम देखते हैं। लीज और बाय का भी परसों तो किया हम लोगों ने क्वेश्चन, लास्ट टाइम किया था या कल किया था, आई डोंट नो, लेकिन एक लीज एंड बाय का क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, वो आप ऐसा करें, जो क्वेश्चन आपको तंग कर रहे हैं ना, तो एमसीक्यूज बच्चे मैंने दिए तो हुए हैं, मैं और कहाँ से लाऊं एमसीक्यूज? तो आप लोगों को पूरी एक किताब दे दी थी मैंने एमसीक्यूज की, जो मेरे पास अवेलेबल थी। उसके अलावा तो मेरे पास और कोई नहीं है एमसीक्यूज। ठीक है, आपको जो लीज और बाय में जिस क्वेश्चन में तंगी हो रही है, जो परेशान कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आप मुझे भेजो और अपनी प्रॉब्लम के साथ भेजा करें। आप लोगों में से कुछ लोग हैं वो क्वेश्चन भेज रहे हैं, कहते हैं सर ये नहीं हो रहा। आप सॉल्व करके जहाँ फंस रहे हैं, जिस 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 पॉइंट पे फंसते हैं, वो पॉइंट मुझे बताया करें। ठीक है, और अगर पूरा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो फिर क्या करें, सर ये स्टार्ट कैसे करना है? ठीक, वरना मुझे समझ ही नहीं आती, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैं कौन सा पॉइंट आप लोगों को समझाऊँ? ठीक है, वो पॉइंट मुझे बता दिया करें। ओह, मैं पीडीएफ सेंड कर सकता हूँ, मैं फिर वो एमसीक्यूज वाला अच्छा चलो कर दूंगा। तो ज़रा टाइम लगता है उसको अपलोड करने में, वो वी ट्रांसफर के ऊपर मैं कर दूंगा। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, तो देख लेंगे बच्चे, मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, चलें अभी एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बड़ा टेक्निकल और बड़ा मज़ेदार है। शुरू में जब मैं पहली दफ़ा इस क्वेश्चन को कर रहा था, तो मेरी साइंस कुछ और थी इसको करने के लिए, लेकिन फिर मैंने कुछ और साइंस लगाई। तो फिर यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझाऊंगा मैं अभी, जिससे थोड़ा सा और आप लोगों की इंफॉर्मेशन बढ़ेंगी। ठीक है, अच्छा ठीक, कहते हैं रिक्वायर एस्टिमेट द एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड बाय ईयर। इसमें एक्सटर्नल फंड्स रिक्वायर्ड, ये हम लोगों का वर्किंग कैपिटल का ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन वर्किंग कैपिटल के साथ साथ हो सकता है कि इसमें हम लोगों को लॉन्ग टर्म फंड भी चाहिए हों, तो ये कुछ इस किस्म का ही क्वेश्चन है। Determine the mode of raising EFR external funds raised, provided that the current ratio and fixed asset to long-term loans is 2.25 and 2.5 respectively. हम लोगों को कितना फंड रेज करने हैं और कैसे करने हैं, वो उसने आपको रेशो बता दी। रेशो आपको पता है, कोई ना कोई एसेट्स आपको पता होंगे, दूसरी थर्ड चीज हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो डज नॉट एक्सीड 0.5, यानी कि डेट इक्विटी हम लोगों की 0.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी हम लोगों के पास क्या क्या है। अच्छा जी, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, यू हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड एज मैनेजर फाइनेंस of Zampa International on the basis of below financial statement. The Director of Finance is keen to analyze the additional funding requirements for the financial year 2018-19 and adopt suitable measures accordingly. अच्छा जी, नेट करंट एसेट्स दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट डेप्रिसिएशन, टोटल करंट एसेट्स दिए हुए हैं उसने, डेटर्स इन्वेंट्री कैश, टोटल करंट एसेट्स हो गए, इक्विटी दी हुई है उसने, रिजर्व्स हैं, शेयर कैपिटल है, टोटल इक्विटी आ गई, लायबिलिटीज दी हुई है उसने, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म लोन, और करंट लायबिलिटीज है, क्रेडिटर प्रोविजन, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक हो गया। आगे भाई सब कहते हैं कि रेवेन्यू 1700 मिलियन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20% with the same growth rate in terms of sale for the year ending 30 जून 2019। वर्किंग कैपिटल के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, शुरू किया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारी
सेल्स बढ़ती हैं ज़्यादा। मैंने एक ग्राफ बनाया था इस तरह से कुछ कि अगर हम लोगों की सेल्स हैं, सेल्स की वजह से हम लोगों के रिसीवेबल्स होंगे, है ना। सेल्स की वजह से मुझे परचेजेस भी करनी पड़ेंगी, और सॉरी, सेल्स की वजह से मुझे इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, और इन्वेंट्री अगर मैंने रखनी है तो मुझे परचेजेस भी करनी पड़ेंगी, और मेरे क्रेडिटर्स की जगह, हाँ मेरे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, पेबल्स हो सकते हैं ना। मेरे कुछ पैसे इन्वेंट्री में हैं, मेरे कुछ पैसे रिसीवेबल्स में हैं, मुझे कुछ बचत पेबल्स की वजह से हो जाती है। तो ये मेरा एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया था होती है। जैसे ही हमारी सेल्स में इंक्रीज आता है, और फार्मूलाज आपके जहन में हैं सारे के सारे, सेल्स बढ़ती हैं, सेल्स के बढ़ने की वजह से रिसीवेबल्स भी बढ़ जाएंगे, इन्वेंट्री भी बढ़ जाएगी, पेबल्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल ग्रोथ है। तो अगर हमारे यहाँ पर सेल्स तो कह रहे 20% बढ़ रही है, तो फिर यहाँ पर हमारी इन्वेंट्री भी, क्रेडिटर्स भी, सब कुछ बढ़ रहे होंगे, ठीक है। The net profit margin after tax and dividend payout expected to be 15, ये एनपी मार्जिन है, और 7 हम लोगों का वो है डिविडेंड पे आउट रेशो। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि जब मैंने पहली दफ़ा ये क्वेश्चन पढ़ा तो मैं इसको किसी और तरफ से करना शुरू हो गया। मैंने इसको सोचा कि यार क्यों ना मैं नए क्रेडिटर्स, नए वो निकालूं, मैं इन्वेंट्री टर्नओवर वगैरह वो जो रेशियोज के मैं वो किए थे, फार्मूलाज निकाले थे कि नई इन्वेंट्री, नए डेट, तो नया मुझे कैश पता लगेगा। लेकिन ये कोई इतना सिंपल क्वेश्चन है जो कहीं मेरे ख्याल में किसी भी बुक में इस तरह से पढ़ाया नहीं गया। मैंने फिर इसका जब सोल्यूशन देखा था तो वो फिर उसको भी मुझे समझने में टाइम लगा थोड़ा सा, लेकिन ये था कि वो एक नई चीज डिस्कस हुई और वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही आसान चीज थी कि सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो हम सेल्स के हिसाब से देख रहे होते हैं कि कितना हम लोगों को पैसा चाहिए होगा सेल्स के इंक्रीज करने की वजह से। तो किया ये गया कि हम लोगों ने टोटल एसेट, देखो हम लोगों की टोटल एसेट्स होते हैं, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो हम लोगों के पास है टोटल एसेट, और टोटल एसेट्स में से अगर हम अपने टेबल्स अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास बच जाते हैं लोन और इक्विटी, ठीक है। यानी कि करंट एसेट्स अगर मैं निकाल दूं, करंट लायबिलिटीज अगर मैं निकाल दूं, तो मेरे पास लोन्स बच जाते हैं, ठीक। जैसे कि इस पूरे क्वेश्चन में ये मेरे पास टोटल एसेट्स हैं, और इन टोटल एसेट्स में से अगर मैं, ये भी मेरी फंडिंग है, ये भी मेरी फंडिंग है, ये भी मेरी फंडिंग है, ये सोर्स ऑफ फंडिंग है ना मेरी। तो मैं अगर बाकी चीजें निकाल दूं तो मेरी सोर्स ऑफ फंडिंग आ जाएगी, टोटल फंडिंग मेरी कितनी है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं कि मेरे टोटल एसेट वो है फिलहाल 4855, और मैं अपनी फंडिंग देखूं कितनी है, फंडिंग जितनी भी हैं, अगर मैं लेस कर दूं, चलो फंडिंग ना लेस करूं, मैं इसमें से लेस कर देता हूं क्रेडिटर्स और प्रोविजन। तो क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 500, प्रोविजन हमारे पास 105। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास फंडिंग्स आ गई हैं, या कितनी मेरी फंडिंग्स आ गई, 4855 माइनस 605 बन जाएगा ना ये, या तो 4250 के करीब, 4250 के करीब मेरे पास मेरी फंडिंग है, ठीक है। और ये फंडिंग कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, 1700,
ये खास रेशो में था। तो मैं फंडिंग्स टू सेल्स रेशो अगर देखूं तो फंडिंग्स है मेरे पास 4250, सेल्स है मेरे पास 1700, ये बनते हैं 1700 2.5 टाइम्स। ठीक है, ये बनता है मेरे पास 2.5 टाइम्स। तो जरा प्लीज मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं सॉरी जी, मैं जरा सा था। अच्छा, मैं एक दफा फिर आपको बताता हूँ। हम लोगों के टोटल एसेट्स हैं, उसमें से मैंने सिर्फ क्रेडिटर्स और प्रोविजन निकाले, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास मेरी फंडिंग बच गई। ये मेरी फंडिंग है। तो मैंने अपनी फंडिंग जो है, क्योंकि सेल्स के हिसाब से देखनी है, तो मैंने सेल्स के हिसाब से उसको देखा कि ये 2.5 टाइम्स है मेरी फंडिंग की। तो जाहिर बात है, अगर मेरी सेल्स बढ़ेंगी तो सेल्स के बढ़ने की वजह से मेरी फंडिंग भी उसी रेशो में बढ़नी चाहिए, ताकि मुझे अंडर कैपिटलाइज ना हो जाए। ठीक है, तो हम लोग, अच्छा फिर एक और चीज, जितनी भी मेरी सेल्स बढ़ेंगी अगले साल, क्योंकि अगले साल का इसमें पूछा था ना, तो जितनी भी मेरी सेल्स बढ़ेंगी अगले साल, उन सेल्स के साथ मुझे नेट प्रॉफिट भी आएगा, और वो जो नेट प्रॉफिट होगा, वो नेट प्रॉफिट जो मेरे पास बचेगा, वो भी मैं यूज करूंगा। वो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं, यानी कि वो मेरी इक्विटी का पार्ट है, ऐसे ही है ना, तो मेरी इक्विटी का पार्ट होगा, वो मुझे खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। तो मुझे एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं चाहिए होगा उसके लिए, मुझे एक्सटर्नल फंड चाहिए। तो अब मैं ये देखता हूँ कि मेरी नेक्स्ट ईयर की सेल्स क्या होंगी और उस पर गेन क्या होगा। मेरी नेक्स्ट ईयर की सेल्स उसमें से अभी 20% बढ़नी है। ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट ईयर की सेल्स अगर मैं 20% बढ़ाऊँ 1700 इंटू 1.2, तो ये 2040 होती है। इंक्रीज कितना आया लास्ट ईयर? इंक्रीज 2040 माइनस 1700, 340 का इंक्रीज है। ठीक है, 340 का इंक्रीज। अच्छा, इस 340 के इंक्रीज में से वो जो मेरा अगले साल का प्रॉफिट होगा, वो तो मेरा ऑटोमेटिक जनरेट होगा ना, तो फंडिंग नहीं होगी वो मेरी, मुझे एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि प्रॉफिट ऑन सेल, यानी कि 2040 सेल्स होंगी मेरी, और प्रॉफिट मुझे मिल रहा होगा उसके ऊपर, यहाँ पर था या डिविडेंड पे आउट रेशियो आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स था हमारा 15% इंटू 0.15। अच्छा, इसको आफ्टर टैक्स भी कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर बात है मुझे इसके ऊपर टैक्स भी देना है। तो 0.71 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 - 3, यानी कि 1 - 0.29, तो प्लस 2040 इंटू 0.15 इंटू 0.71, ये बनता है 217.26। ठीक है जी, ये 217.26 जो है ना, मुझे प्रॉफिट ऑन सेल्स आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज निकालने के बाद ये भी मुझे मिलना है। तो प्लस 340 माइनस 2176, मेरा जो इंक्रीज है वो आ रहा है 122.74। ये सेल्स है। हमने कहा कि हमारी सेल्स का 2.5 टाइम्स फंडिंग चाहिए होती है।
ये एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट होंगी, ठीक है। उन एक्स्ट्रा सेल्स में से मुझे देखने का कुछ, मैं देख सकता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए हमारे पास है द नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड पे आउट आर एक्सपेक्टेड टू बी 15% ये बच्चे, और 60% डिविडेंड पे आउट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स ठीक है 15% है हमारा, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो कि वो 15% आफ्टर टैक्स है, जरा पढ़ लेते हैं। कहते हैं द नेट प्रॉफिट मार्जिन कॉमा, अच्छा नहीं कॉमा ये, एक सेकंड पहले, एक सेकंड। हाँ हाँ मुझे समझ आ गया आप क्या कह रहे हो। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बाद कॉमा है, आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड पे आउट। तो 15 को आफ्टर टैक्स ना भी करो, ठीक है, आप उस तरह ले लो। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि ये कॉमा लगा रहा है यहाँ पर, द नेट प्रॉफिट मार्जिन कॉमा आफ्टर टैक्स कॉमा एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन 15%, आफ्टर टैक्स क्या हुआ 60%। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं चलो ठीक है, हम ऐसे ले लेते हैं, डन करें, डन करें, डन करें, डन करें। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको आफ्टर टैक्स हम ये एज्यूम कर लेते हैं, ये आफ्टर टैक्स है, ठीक है, और नीचे लिख भी देंगे कि ये हमारा आफ्टर टैक्स है। चलो 2040 दोबारा कर लेते हैं, प्लस 2040 इंटू 0.15, ये बनता है 306। 306 यानी कि 306 तो हमें प्रॉफिट से ही मिल जाएगा, और 306 अगर प्रॉफिट से मिल जाएगा तो हमारे पास सिर्फ बचता है 34 एक्स्ट्रा, सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर ये देना पड़ेगा हम लोगों को कि ये, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा श्योरिटी नहीं है तो हम इसको आफ्टर टैक्स समझ रहे हैं। अगर ये बिफोर टैक्स होता तो हम इसमें से टैक्स भी निकालते और फंडिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देते। बहरहाल, तो अब हुआ ये कि हम लोगों के पास 2.5 टाइम फंडिंग होनी चाहिए, ये हमारी सेल्स से इंक्रीज होगा, ठीक है। ये तो हमें फंडिंग मिल जाएगी, ये अच्छी चीज़ है सेल्स की जिसके ऊपर हमें फंडिंग चाहिए। तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा फंडिंग नीडेड 34 इंटू 2.5, वो जो रेशियो, तो प्लस 34 इंटू 2.5, ये 85 बनते हैं। 305 नहीं ठीक है, ये 2.5 जो हो गया, ये हमने सही निकाला है। एक सेकंड में सिस्टम में थोड़ा सा गलत आ रहा है, मैं चेक कर लूँ। प्लस 2040 माइनस 1700 या 230 और प्लस 2040 15 इंटू ठीक है,
एक सेकंड दीजिएगा, मैं कैलकुलेशन अपनी एक्सेल पे चेक कर लूँ, कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रही है। अगर हम लोग इसको ओके, गलती ये हो गई है। अच्छा, अगर हम इसको माइनस 1700 ये 5, यस, गलती यहाँ पर हो गई है। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी गलती ये हो गई है कि इसका फार्मूला जो था इसमें लिखा, एक सेकंड में आपको बताता हूँ गलती कहाँ हुई हमारे इसमें। गलती ये हुई है कि ये जो है हमारा 2.5 टाइम्स होना ये चाहिए कि हमारी जो रेशियो है 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय हम लोगों की ये जो फंडिंग चाहिए होती है हम लोगों को 330 और माइनस 306। ठीक है, तो हम लोगों का पहले मल्टीप्लिकेशन आएगी, ये गलती होती है। प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाय 340 850 और माइनस 306 या 550। हमारे पास 544 मिलियन ये हमारी एक्स्ट्रा फंड रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर ये हम लोगों का वो टैक्स वाला होता है काम इसमें, तो हम आफ्टर टैक्स भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नेट प्रॉफिट मार्जिन आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड पे आउट रेशो, अब ये आफ्टर टैक्स होने के बाद लिखा हुआ है, ये आफ्टर टैक्स होना नहीं चाहिए टेक्निकली, लेकिन क्योंकि अब पढ़ाई जा रहा था हमने ऐसे कर। ठीक है जी, अब हम लोगों को 544 मिलियन रुपीज रिक्वायर्ड है। ये एक तरीका होता है हम लोगों को एक्सटर्नल फंड्स निकालने का, कि हम लोग सेल्स के हिसाब से अगर निकालने हैं तो हम अभी जो फंड अवेलेबल है हमारे उसकी रेशो देखें क्या है, उसको नई सेल्स जो होंगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें, और उसमें से जितने हम लोगों को मिल रहे हैं रेडी डी वो माइनस करें। ठीक है, ये हम लोगों के नए फंड्स रिक्वायर्ड थे 850, इसमें से जो हम लोगों ने अर्न कर लेना है वो निकाल दिया, और बाकी हम लोगों को चाहिए, हम लोगों को रेज करने पड़ेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि मोड क्या होगा हमारे पास वेरिएंस। ठीक है, मोड के हिसाब से उसमें फिर हम लोगों को ये कहा था कि हम लोगों के पास उसमें डिफरेंट किस्म की दी हुई है, हम लोगों को रेशोज दी हुई हैं। अब हम लॉन्ग टर्म देखो, अगर वो कहते हैं करंट रेशो हमारे पास होनी चाहिए 2.25, तो आपको पता है कि करंट रेशो होती क्या है? करंट रेशो होती है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, और जो भी हम लोगों की शॉर्ट टर्म है वो भी जो हम लोगों ने लेनी है करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में। ये आंसर कहता है कि जी हमारे पास 2.25 होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अपने करंट एसेट को भी देख लेते हैं एग्जिस्टिंग है कितने, और फिर हम लोग मजीद करंट लायबिलिटीज या हम लोग ये शॉर्ट टर्म लोन मजीद कितने ले सकते हैं, इसको हम कर